हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे संजय एडम चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपनी लास्ट वीडियो में सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण से संबंधित जितने भी पॉइंट थे जो इम्पोर्टेंट थे, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे आपकी परीक्षा की दृष्टि से, जो टीजीटी साइंस या पीजीटी फिजिक्स में आने वाले हैं, तो दोस्तों वो सभी हमने कवर किए थे और बहुत अच्छे से समझाए थे। यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वहाँ पर वीडियो जाकर हमारी लास्ट वाली देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आई बटन दे दूँगा और आई बटन पर आप क्लिक कर देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसका लिंक दे दूँगा। दोस्तों आज जो है हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण पर जितने भी प्रश्न हैं, यानी कि सभी इंपॉर्टेंट और इसके प्रीवियस जो प्रश्न हैं और इसके जो मॉडल पेपर के जो प्रश्न हैं, वो सभी के सभी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को बीच में स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। और दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब के पास में आपको बेल आइकन दिखाई देगा, उसको भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेंगी उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुंच जाए और आप उन वीडियो का लाभ उठा सके। तो दोस्तों आइए देखते हैं सबसे पहला हमारा प्रश्न क्या है। तो प्रश्न नंबर 1 है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% सिकुड़ जाए, यानी कि 1% कम हो जाए, परंतु इसका जो द्रव्यमान है वही रहे, तो पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण होगा। तो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है वो पृथ्वी तल पर कितना हो जाएगा, यानी कि घटेगा, बढ़ेगा, या वही रहेगा, या फिर सूचना अपर्याप्त है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं ऑप्शन बता देता हूँ, फिर उसके बाद सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो बी सही होगा, ठीक है, यानी कि जो पृथ्वी तल पर है वो गुरुत्वीय त्वरण बढ़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, छोटी सी बात, एक लाइन की बात कर लेते हैं, उसको याद रखना कि दोस्तों यदि पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो अगर कम होती है, यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या का मान कम होता है, तो पृथ्वी तल पर ही, तल की बात कर रहे हैं, पृथ्वी से नीचे जाने पर या ऊपर जाने पर बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपनी पिछली वीडियो में ये बताया था आपको। कभी आप ये सोचें कि सर आपने तो ये समझाया था कि पृथ्वी तल से नीचे जाने पर और पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जो जी का मान है वो कम होता है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, वो गलत नहीं है, वो एकदम करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है कि पृथ्वी तल पर जी का मान, जब हम पृथ्वी की त्रिज्या को सिकोड़ रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो उसके तल पर जो जी का मान है वो तब कितना होगा। तो इसका मतलब है पृथ्वी इतनी बड़ी है, अब 1% घटा देंगे तो थोड़ी छोटी हो जाएगी ना, तो तब उस पृथ्वी के तल पर ही वो बात कर रहा है, तो तल पर जो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है ना, बिल्कुल करेक्ट एकदम, इस लाइन को याद रखना है। थोड़ा इसको सोल्यूशन भी मैं समझा देता हूँ इसका। देखो जी का जो मान है वो होता कितना है, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी तल पर जो होता है वो होता है कैपिटल जी, यानी कि स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी ME/RE²। क्लियर है ना, ये होता है। अब ये जो कैपिटल ये जी है, ये क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जिसका मान 6.67 × 10⁻⁻⁻, इसके बारे में आपको समझाया था। क्लियर है ना। और ये एमी जो है ये क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान है, और आर क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है। तो ये कह रहा है कि 1% सिकुड़ जाती है, तो 1% की अगर हम बात करें यहाँ पर, यानी कि जी में 1% की बात कर रहे हैं हम, यानी कि आर हम घटा देंगे, तो आर का 1% कितना होता है दोस्तों, ये होता है आर गुणा 1/100। क्लियर है ना, इतना ही होता है। अब देखो इसको किस में से घटाना, आर में से हमने इसको घटाना है, तो यहाँ पर जो जी का मान है वो कितना हो जाएगा, ये तो समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। तो उस इसी कंडीशन में जब ये वाली कंडीशन होगी तो जी डैश लिखेंगे, ये कैपिटल जी ऐसे रहेगा। देखो यहाँ पर कह रहा है कि पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो वही रहेगा, तो पृथ्वी का द्रव्यमान तो वही रहेगा, यानी कि एम ही रहेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं त्रिज्या की, तो त्रिज्या में चेंजिंग आ रही है, तो इसका मतलब है कि आर में से घटा रहे हैं हम RE/100 को, ठीक है। इसको हम RE/100 लिख सकते हैं, इस वाले मान को, तो इसको लिखेंगे हम RE/100 यानी कि 100, और ये बाहर क्या है, होल स्क्वायर है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ये होल स्क्वायर। क्लियर है ना, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इसकी और इसकी कंपेयर करनी है, तो हमें जी डैश का मान निकालना है। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो देखो क्या होगा, यहाँ पर हम रेशियो निकालें इसका, तो जी डैश ऊपर और जी नीचे, तो ऊपर मान हमारे ये वाला रखेंगे, तो ये मान हो गया हमारे पास, देखो ये और फिर ये, तो इसका मतलब देखो यहीं पर काट देते हैं, ये और ये क्या हो जाएगा, जब हम इसको ऊपर नीचे रखेंगे तो ये कट जाएगा मान, तो यहाँ पर बचेगा 1/, यानी कि अपोन में तो आ गया ये वाला मान कितना, RE - RE/100। क्लियर है ना, का होल स्क्वायर, और ऊपर क्या आएगा, ऊपर हमारे पास हो जाएगा ये RE², ये बचेगा, क्योंकि बटे के बटे में है तो ये ऊपर पहुंच जाएगा और ये नीचे आ जाएगा मान। क्लियर है ना, इसको सोल्व करके देख लो, रख के देख लेना मान, और यही हमारे पास आ जाएगा। अब हमने देखा इसका, देखो इसको सोल्यूशन अगर हम करेंगे तो सोल्यूशन करने पर देखो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि कुछ ना कुछ वैल्यू हमारी यहाँ पर जरूर आएगी, क्योंकि ऊपर RE² है, यहाँ भी RE² आएगा नीचे, तो RE² से RE² तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पर जरूर आएगी। देखो कैसे आएगी, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। ऊपर कितना आएगा, RE², ठीक है, ये है। अब नीचे देखो ये 100 एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम लेके कितना हो गया, 100 RE - RE, तो 100 RE - RE में से RE घट गया, तो कितना बचा नीचे, 99 RE का होल स्क्वायर।
ये बचेगा। और ऊपर देखो आर स्क्वायर, तो नीचे क्या था 100, 100 का स्क्वायर, तो ये 100 का स्क्वायर जो है ऊपर आ गया, ठीक है, 100 का स्क्वायर। यहाँ से आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, और इस वाले जी के मान को इधर ले आएंगे, चलो बाद में ले आते हैं, पहले इसको एक बार सोल्व और कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 100 का स्क्वायर यानी कि इसको हमने लिख दिया 10 की पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। और अब नीचे क्योंकि 100 × 100 10 की पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ क्या 99, तो 99 × 99 ऐसे लिख सकते हैं ना, 99 × 99 क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पावर 2 है। अब ये जी डैश निकालना था हमें, क्या निकालना था, जी डैश, तो जी डैश बराबर, तो ये क्या है ऊपर क्या है 10 की पावर, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं हम इसको 10 की पावर 4, और नीचे हमारे पास ये मान है यानी कि 99 की पावर 2 और इंटू जी। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि देखो ऊपर ये वाली संख्या बड़ी है और ये 99 क्या है, छोटी है, तो जब हम इसको भाग देंगे तो कुछ ना कुछ पॉइंटों में वैल्यू हमारी आएगी, ठीक है। और पॉइंटों में जो वैल्यू आएगी उसकी मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, जी से हो जाएगी, और जी का मान जो भी हमारा 9.8 है, तो उसका मान देखो जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ना कुछ इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज होने का मतलब क्या है, यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि जी का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है ना, समझ में आ गया होगा आपको। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसको याद रखना किस प्रकार से जी का मान बढ़ रहा है, ये मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है। क्लियर। अब देख लेते हैं अपना प्रश्न नंबर 2, इसको भी बहुत अच्छे से समझ लेना क्योंकि प्रश्न नंबर जो 2 है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ना, तो ये प्रश्न नंबर 2 क्या है, पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर g के मान में उतना ही परिवर्तन होता है। याद रखना कितना परिवर्तन हो, उतना ही परिवर्तन होता है जितना पृथ्वी के भीतर x गहराई पर x व h दोनों पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में बहुत छोटे हैं। तो x बराबर h है, ऑप्शन नंबर ए, x बराबर 2h होगा, ऑप्शन नंबर बी, x बराबर h/2 होगा, ऑप्शन नंबर सी, x बराबर h स्क्वायर होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। एक बार और समझ लेते हैं। ये कह रहा है कि पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर g के मान में उतना ही परिवर्तन होता है जितना पृथ्वी के भीतर x गहराई पर, यानी कि जितना पृथ्वी के भीतर x गहराई में g के मान में परिवर्तन हो रहा है उतना ही h ऊंचाई पर पृथ्वी के तल से h ऊंचाई पर g के मान में परिवर्तन होता है, ठीक है नहीं। तो उस स्थिति में जो है h बराबर क्या x के होगा या x बराबर क्या h के होगा, या दुगना होगा, या h की हाइट का आधा होगा x का मान, या फिर h स्क्वायर का बराबर होगा x का मान। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। दोस्तों इसको थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, फिर इसका ऑप्शन आप बताना कौन सा करेक्ट होगा। तो इसमें मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जैसे मैंने अभी जी का मान की बात करी थी, तो जब हम पृथ्वी तल से ऊपर जाते हैं या फिर नीचे आते हैं, ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं ऊपर की, तो ऊंचाई की हम बात कर रहे हैं, ये h ऊंचाई की बात कर रहे हैं। तो इस स्थिति में यानी कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जो जी का मान है वो इतना हो जाता है, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 - 2h/RE, ठीक है, ये मान हो जाता है जब पृथ्वी तल से ऊपर जाते हैं हम। तो लेकिन जब नीचे जाते हैं, नीचे की बात कर रहे हैं हमने ऊपर की बात करी, अब किसकी बात करें, नीचे की बात करें, तो हम कह रहे हैं कि पृथ्वी तल से x गहराई पर जो जी का मान है वो कितना हो जाता है, जी डैश इज इक्वल टू जी, याद रखना इसको, 1 - x/RE। देखो ये h ऊंचाई की बात कर रहे हैं और ये x गहराई है, ठीक है, x क्या है, गहराई, यहाँ पर देख लेना इसको, ये क्या है, ऊंचाई है पृथ्वी तल से, और ये क्या है, x, ये गहराई है, गहराई कहाँ, पृथ्वी तल से, ठीक है, दोनों बात हमारे समझ में आ गई हैं। तो जी डैश का मान इतना है और ये इतना है, ये नीचे जाने पर और ये ऊपर जाने पर। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों मानों को क्या करेंगे, बराबर कर देंगे, ठीक है, यानी कि बराबर रखेंगे। तो क्योंकि जी है यहाँ पर भी जी डैश है और यहाँ पर भी जी डैश है, तो बराबर हमने रख दिया, तो जी से जी कैंसिल बराबर रखने पर, तो हमारे पास बराबर रखने पर क्या वैल्यू हो जाएगी, 1 - 2h/RE बराबर इधर हो जाएगा 1 - x/RE, ठीक है, ये रख दिया। अब देखो बराबर रखने पर जब हमने ये मान देखा तो ये 1 से 1 भी कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस से माइनस भी यहाँ पर कैंसिल, तो बचा क्या, फाइनली हमारे पास ये बचेगा 2h/RE बराबर x/RE। तो RE से ये RE कैंसिल, तो फाइनली बचा 2h = x। अब देखो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, इसी को देख लीजिए आप। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा, ये एकदम करेक्ट है, यानी कि x = 2h, ठीक है, ये ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। क्लियर है। अब यहाँ पर एक बात और समझ लेना, शॉर्ट, इसको सोल्व करने की आपको जरूरत नहीं है, आपको ये देखना है कि देखो जी डैश इज इक्वल टू कितना है, जी 1 - 2h/RE, और जी डैश इज इक्वल टू कितना है, ये नीचे जाने पर, ये ऊपर जाने पर, दोनों स्थिति में एक अंतर आप देख रहे हैं कॉमन, बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ पर जो 2h है, देखो ये 2h देख रहे हैं और यहाँ पर x की बात का देख रहे हैं, तो ये 2h है और यहाँ x है, तो इज को डायरेक्टली देख लेंगे, आपकी x बराबर कितना होना चाहिए, 2h के बराबर आना चाहिए। क्लियर है ना, समझ में आ गया होगा आपके ये प्रश्न भी। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। दोस्तों अभी तक यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि सभी लोगों को इस वीडियो का लाभ मिले
ठीक है। और वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि बहुत मज़ेदार वीडियो होने वाली है आज की। और आज की इस वीडियो में हम सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और जो मॉडल के भी यानी कि प्रैक्टिस सेट के भी जो प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर कौन सा है हमारा। ये प्रश्न नंबर है 3। अभी हमने कितने प्रश्न कवर कर लिए? 2 प्रश्न कवर कर लिए हैं और ये प्रश्न नंबर 3 है। ये कह रहा है कि यदि पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण g है, कितना है? पृथ्वी तल पर जो है गुरुत्वीय त्वरण g है, तो m द्रव्यमान की एक वस्तु को पृथ्वी तल से पृथ्वी की त्रिज्या r के बराबर ऊंचाई तक उठाने में उसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी? यानी कि त्रिज्या r के बराबर अगर हम उसको इतनी पृथ्वी तल से ऊपर उठा दें जितनी पृथ्वी की त्रिज्या है, ठीक है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में जो है वो कितनी वृद्धि हो जाएगी, तो इसको हमें बताना है। तो जल्दी से बताइए दोस्तों कितना कौन सा इसका आंसर एकदम करेक्ट होगा। तो बताइए जल्दी से। बिल्कुल सही दोस्तों, इसका जो आंसर है वो हमारा करेक्ट होगा, पहला ही वाला इसका आंसर एकदम करेक्ट है, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। अब देखो ए ऑप्शन कैसे करेक्ट है इसको भी आप समझ सकते हैं। तो आपको मैंने समझाया था कि जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है उसमें जो वृद्धि होती है, ठीक है, वृद्धि का मतलब है कि यहाँ पर डेल्टा डब्लू, तो डेल्टा डब्लू का जो मान होता है वो कितना होता है? कैपिटल जी MEM, ठीक है। ये पृथ्वी का द्रव्यमान है और ये किसी पिंड का जिसको हम ऊपर की ओर उठा रहे हैं, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या होता है, दोनों की त्रिज्याएं हम देखते हैं यहाँ पर कि 1/r और -1/r डैश मान लेते हैं इसको, ठीक है, ये इस प्रकार से। अब इसी फॉर्मूले से हम इसको क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो ये क्या कह रहा है यहाँ पर? ये कह रहा है कि पृथ्वी के तल से यानी कि जितनी त्रिज्या है उतनी ही उसको ऊंचाई पर ले जा रहे हैं, तो उतनी ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो r डैश का मान है ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2r के बराबर, क्योंकि r त्रिज्या है और r ही ऊंचाई पर ले जा रहे हैं, तो कितना हो गया? 2r। अब r डैश की जगह तो हम इसको 2r को रख देंगे और 2r को रखने पर अब इसको हम सोल्व करेंगे। तो सोल्व करके हमारे पास यहाँ से वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। अब वैल्यू जो निकल कर आएगी हम देखेंगे वहाँ पर जो GM है, यहाँ पर याद रखना है इसको, जो GM की बात कर रहे हैं तो GM बराबर रख देंगे GRE², ये रख देंगे हम GM के बराबर, ठीक है। जो भी वैल्यू आएगी निकाल के उसमें जो GM है ये वाला GM, इसकी जगह हम क्या रख देंगे? ये वाली वैल्यू रख देंगे GRE²। और इसको रखने के बाद हमारे पास जो फाइनली जो निकल कर आएगा सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन आप कर लेना, ठीक है, जल्दी से। और अपनी कॉपी लेकर बैठना और कॉपी में आप सॉल्यूशन इसको जरूर कर लेना, ठीक है। मैं यहाँ पर अगर पूरा बहुत लंबा सॉल्यूशन हो जाएगा इसको करके दिखाऊंगा तो प्रश्न जो है उसमें समय ज़्यादा खर्च होगा और वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आप ये याद रखना कि इसको सॉल्यूशन कर लेना। तो कितना जाएगा? फाइनली आ जाएगा यहाँ पर 1/2 mgr, ठीक है। और ये ऑप्शन कौन सा हमारा करेक्ट है? यहाँ पर देखो 1/2 mgr, ये ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। अब देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 4। तो दोस्तों प्रश्न नंबर जो 4 है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, इसको आप जरूर याद रखना। प्रश्न नंबर 4 है, क्या है कि पुच्छल तारे की पूंछ सूर्य से दूर रहती है क्योंकि? पुच्छल तारे की जो पूंछ है वो सूर्य से दूर रहती है, क्यों रहती है? बताइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए है, जैसा ही तारा सूर्य के परितः घूमता है तारे का हल्का द्रव्यमान उपकेंद्र बल के कारण बाहर की ओर धकेल दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी है, तारे का हल्का द्रव्यमान पूंछ की दिशा में स्थित किसी अन्य तारे द्वारा आकर्षित कर लिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी है, सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण पुच्छल तारे पर विकिरण दाब लगाता है जिससे उसकी पूंछ सूर्य से दूर हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी है, पुच्छल तारे की पूंछ सदैव इसी ओर दिष्ट होती है। तो जल्दी से बताइए कि कौन सा ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट हो। बिल्कुल सही, इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, एकदम करेक्ट है। जैसे ही तारा सूर्य के परितः घूमता है तो तारे का जो हल्का द्रव्यमान है अपकेंद्र बल के कारण बाहर की ओर धकेल जाता है, यानी उसका बाहर की ओर हल्का द्रव्यमान निकल जाएगा अपकेंद्र बल के कारण। किसके कारण? अपकेंद्र बल के कारण। इसलिए उसमें जो पुच्छल तारे की जो पूंछ है वो सूर्य से दूर रहती है, ठीक है, इसका ये कारण है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। तो प्रश्न नंबर 5 क्या है? बृहस्पति यानी कि जुपिटर जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कि कक्षीय चाल, तो इस जुपिटर की जो कक्षीय चाल होती है वो कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए है आपका, पृथ्वी की कक्षीय चाल से अधिक, पृथ्वी की कक्षीय चाल से कम, पृथ्वी की कक्षीय चाल के बराबर या फिर शून्य होती है। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ये बिल्कुल सही दोस्तों, इसका जो ऑप्शन नंबर है वो बी एकदम करेक्ट है, यानी कि पृथ्वी की कक्षीय चाल से कम होती है, ठीक है। कितनी होती है? पृथ्वी की कक्षीय चाल से कम। इसको हम सोल्यूशन भी कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, मोटा मोटा ऐसे समझ लीजिए। आप अपनी कॉपी पेन लेकर तो बैठे हुए हैं और उसमें आप नोट कर सकते हैं। जो पृथ्वी द्वारा एक वर्ष में चली गई जो दूरी होती है वो कितनी होती है दोस्तों? होती है 2 पाई × 14.96 करोड़ किलोमीटर, ठीक है, ये याद रखना। ये पृथ्वी की जो एक वर्ष में चली गई दूरी होती है, एक वर्ष में बात कर रहे हैं, ये कितनी होती है? 2 पाई × 14.96 करोड़ किलोमीटर, ठीक है, करोड़ किलोमीटर
क्लियर है ना, इतनी होती है। ये कितनी होती है, 1 वर्ष में पृथ्वी द्वारा चली गई दूरी होती है। और बृहस्पति द्वारा कितने 11.86 वर्ष में, ये याद रखना इसको भी, ये तो है पृथ्वी द्वारा 1 वर्ष में, पृथ्वी द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी। और ये क्या है, 11.86 वर्ष में चली गई दूरी किसके द्वारा, जुपिटर द्वारा। ठीक है, जुपिटर की बात कर रहे हैं, जुपिटर का मतलब बृहस्पति। तो बृहस्पति द्वारा जो चली गई दूरी होती है वो होती है 2 पाई गुणा 77.83 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। ये पृथ्वी द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी है और ये जुपिटर द्वारा 11.86 वर्ष में चली गई दूरी है, 2 पाई गुणा 77.83 करोड़ किलोमीटर। अब हम बात करते हैं 1 वर्ष की। तो 1 वर्ष में ये कह रहा ना कि पृथ्वी की चाल से क्या कम होती है या ज़्यादा होती है, तो हमने क्या बताया, कम होती है। तो कम कैसे होती है, अब यहाँ पर 1 वर्ष की बात करें तो 1 वर्ष में जुपिटर द्वारा जो चली गई दूरी होगी वो कितनी होगी, देखो ये 2 पाई 77 इतना है, तो 11.86 से इसको भाग दे देंगे, इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 2 पाई गुणा 77 कितना 77.83 बटे 11.86 करोड़ किलोमीटर। तो फाइनली जब हम इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2 पाई इंटू 7। देखो इससे भाग देंगे तो 11 7 77 लगभग 7 बार तो चला ही जाएगा, तो 2 पाई इंटू 7, ठीक है 7 करोड़ किलोमीटर। और ये पृथ्वी की 1 वर्ष में कितनी दूरी चलती है पृथ्वी, 2 पाई इंटू 14 यानी कि 14.96। और ये कितनी चल रही है, 2 पाई इंटू 7 यानी कि इसकी आधी। तो इसका मतलब पृथ्वी की चाल से कैसी होगी, इसकी चाल कम हो जाएगी। ठीक है, जुपिटर की जो चाल होती है वो कम होती है किससे, पृथ्वी की कक्षीय चाल से। इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से मैंने आपको इसको समझाया है। ठीक है, इस तरीके से आपको कहीं पर नहीं मिलेगा, किसी बुक में भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं अपना प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 क्या है, एक कण समीकरण x बराबर 7 कोस 0.5 xt के अनुसार दोलन कर रहा है, जहां x विस्थापन तथा t समय है। कण अपनी माध्य स्थिति में पहुंचने में समय लेता है, तो कितना समय लेगा अपनी माध्य स्थिति में पहुंचने में। तो जल्दी से बताइए किस इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा करेक्ट होगा। बिल्कुल सही, इसका जो ऑप्शन है वो ए एकदम करेक्ट है। ठीक है, यानी कि 4 सेकंड समय लेगा, कितना 4 सेकंड का समय लेगा कण। किस प्रकार से लेगा इसको एक बार समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, x का मान दे रखा है, ये x का मान कितना है 7 कोस 0.5 x इंटू टी, ये दे रखा है। ठीक है, x इंटू टी का मतलब यहाँ पर देखो, इसको कंफ्यूज मत होना कि ये x क्या है, ये क्या है, विस्थापन की बात कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, और t क्या है यहाँ पर, समय है। तो यहाँ से अगर हम बात करें कोणीय चाल की, ओमेगा बराबर 0.5 x। ठीक है, ये ओमेगा का मान इसमें दिया है। ये पूछ रहा है समय, तो ये तो कक्षीय वेग हो गया। अब समय यानी कि समय दोलन काल t इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो यहाँ पर ओमेगा का मान रख देंगे, तो ऊपर कितना है 2 पाई और नीचे कितना है 0.5 x। ठीक है, x अब मैंने बताया था कि x किसकी जगह है, ये पाई की जगह है, तो यहाँ पर हम इसको पाई लिख देंगे, x को पाई। इस पाई से ये पाई कैंसिल, यहाँ से ये पॉइंट से हटाएंगे तो 0 लगेगा, तो 5 से इसको काटेंगे तो 5 चौक 20। तो कितना समय लिया, 4 सेकंड का समय लेगा। ठीक है, 4 सेकंड। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट होगा। अब देख लेते हैं अपना प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 क्या है हमारा, ये है कि कल्पना कीजिए, क्या है प्रश्न नंबर 7, कल्पना कीजिए कि एक हल्का ग्रह अत्यंत भारी तारे के परितः r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है तथा इसका परिक्रमण काल t है। कितना इसका परिक्रमण काल t है। भारी ग्रह व तारे, यहाँ पर याद रखना, भारी ग्रह व तारे के बीच गुरुत्वाकर्षण बल r⁻⁵ के समानुपाती हो तो जो आवर्त काल है उसका यानी कि t का मान, परिक्रमण काल जो कह रहा है t, ये किसके अनुक्रमानुपाती होगा, त्रिज्या के। पहला ऑप्शन है t⁻2 अनुक्रमानुपाती r⁻3, t⁻2 अनुक्रमानुपाती r⁻7/2, t⁻2 अनुक्रमानुपाती r⁻3/2, t⁻2 अनुक्रमानुपाती r⁻3.75। तो अब बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही दोस्तों, जो ऑप्शन है ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि t⁻2 अनुक्रमानुपाती 7/2।
ठीक है, ये होगा। अब इसका सॉल्यूशन करके मैं आपको समझा सकता हूँ, लेकिन एक फॉर्मूला मैं बता देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी लंबा है तो इसलिए वीडियो हमारी बहुत बड़ी हो जाएगी। तो सॉल्यूशन आप देख लेना, यहाँ पर सिर्फ मैं आंसर बताता चला जाता हूँ, वीडियो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, ज़्यादा बड़ी करने से कोई फ़ायदा नहीं है, फिर आप लोग बोर होते हैं और आप वीडियो को पूरी नहीं देख पाते हैं। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर अब शॉर्ट तरीके से समझाता चला जाता हूँ। ठीक है, और बहुत जल्दी मैं कोशिश करूंगा आपको ये सारे प्रश्न कवर करने की। यदि हम एक एक प्रश्न सोल्व करेंगे यहाँ पर और डिटेल में सोल्व करते ले जाएंगे तो मुश्किल से 10 या 12 प्रश्न ही सोल्व हो पाएंगे। जितने प्रश्न मैंने आज लिए हैं ये सभी के सब सोल्व नहीं हो पाएंगे, क्योंकि समय लगता है सोल्व करने में। वीडियो कम से कम 2 घंटे की हो जाएगी, तो इसलिए हमें वीडियो छोटी करने के लिए दोस्तों, और आप वीडियो एंड तक देखें आपके इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए यहाँ पर, तो हम वीडियो को छोटा कर लेते हैं और यहाँ पर सोल्यूशन शॉर्ट करके आपको समझाते हैं। ठीक है, तो देखिए जो प्रश्न नंबर 7 है, इसमें क्या करना है हमें। इसमें देखो f का मान जो है ये दिया हुआ है, यहाँ पर ये मान दे रखा है गुरुत्वाकर्षण बल का, यानी कि r की घात -5/2, ये उसके अनुपाती है। जब हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर अभिकेंद्र बल f का मान लिखेंगे। f का मान होता है कितना कि mv²/r। ठीक है, कितना होता है r mv²/r। ये क्या होता है, अभिकेंद्र बल होता है। इस अभिकेंद्र बल को गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर रख देंगे। ठीक है, इसके बराबर रखने के बाद इसको हम सोल्व करेंगे और सोल्व करके हमारे पास आवर्तकाल की बात होगी, और आवर्तकाल बराबर कितना होता है, ये होता है परिधि बटे वेग। तो परिधि कितनी है यहाँ पर 2πr, और वेग कितना है यहाँ पर v। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हमने जब इसको सोल्व किया, इसको यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल को जब हमने अभिकेंद्र बल के बराबर रखा, तो यहाँ से v का मान हमने निकाला, तो उस v के मान को यहाँ पर पुट कर देना, यहाँ पर इसको रख देना। और रखने के बाद में अब t को सोल्व करना, t का वर्क करके। और जब इसको सोल्व करोगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से इक्वेशन मिलेगी आपको कि t² कितनी स्क्वायर, तो कुछ इस प्रकार से इक्वेशन मिलेगी आपको क्या कि t² बराबर 4π² और इनटू में मिलेगा आपको यहाँ पर r की घात 7/2। तो इस यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी t² अनुपाती r की घात 7/2। ठीक है, तो ये देखो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है, इसका ऑप्शन नंबर जो है ये बी एकदम करेक्ट होगा। सही है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8 अपना। तो प्रश्न नंबर जो 8 है वो क्या है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान से देखना। 8 नंबर है, एक पिंड का पृथ्वी के तल पर भार W है। पृथ्वी के घनत्व को एक समान मानते हुए पृथ्वी के केंद्र से आधी गहराई पर इसका भार होगा। तो ये दोबारा समझ लें कि एक पिंड है, वो पृथ्वी के तल पर उसका जो भार है वो W है। पृथ्वी के घनत्व को एक समान मानते हुए पृथ्वी के केंद्र से आधी गहराई पर इसका जो भार होगा वो कितना होगा, ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए है W, ऑप्शन नंबर बी है W/2, ऑप्शन नंबर सी है W/4, ऑप्शन नंबर डी है W/8। तो जल्दी से बताइए इसका कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा बी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा, यानी कि W/2 इसका ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि आधा रह जाएगा उसका भार। क्या कह रहा है कि पृथ्वी के केंद्र पर जो है उसका भार आधा रह जाएगा। ठीक है, अब कैसे होगा ये भी आप समझ लीजिए। आपसे जब मैंने बोला कि शॉर्ट में मैं समझाता ले जाऊंगा, तो देखो जी का मान जो है पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर और नीचे जाने पर क्या होता है, घटता है। तो जी का जो मान है जब नीचे की ओर जा रहे हैं हम, तो वो कितना हो जाएगा, G' अभी मैंने सूत्र बताया था, जी और ब्रैकेट में 1 माइनस कितना था, H/RE। ठीक है, ये सूत्र था हमारा नीचे जाने पर। और इसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पर दिया हुआ है H बराबर यानी कि R/2। ये क्या कह रहा है कि जब वो पृथ्वी के केंद्र में जा रहा है तो केंद्र से आधी गहराई पर, तो त्रिज्या कितनी होती है, R है, पृथ्वी की त्रिज्या R है, तो उसकी पृथ्वी के केंद्र से आधी गहराई, तो आधी गहराई का मतलब R/2 गहराई पर। तो H का मान हमारे पास हो गया, H का मान यहाँ पर रख देंगे, तो हमारे पास G' का मान हो जाएगा 1, यहाँ पर ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, ब्रैकेट 1 माइनस कितना रखेंगे यहाँ पर ये R ही है तो R ही लिख देते हैं इसको, R को /2, तो नीचे आ जाएगा 2RE, RE से ये RE कैंसिल, तो 1 माइनस 1/2। तो देखेंगे G G' और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2। तो 2 2 एकम 2 और 1 इसमें से घटा देंगे तो 2 माइनस 1 यानी कि 1/2। तो इसका मतलब यहाँ पर देखें फाइनली हमने देखा कि G' का जो मान है वो G/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, G/2 यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो हमने देखा कि G' यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है वो भी आधा हो जाएगा उस बिंदु पर जाकर जहाँ पर हम वेट की बात कर रहे हैं। तो जब वो गुरुत्वीय त्वरण आधा हो जाएगा तो गुरुत्वीय त्वरण आधा होने के कारण ही वस्तु का जो भार है W वो भी उसका आधा हो जाएगा जो उसका भार था तल पर। क्लियर है ना।
तो ये आपको समझना है। ये मैंने आपको शॉर्ट में समझाया है, पूरा डिटेल में नहीं समझाया है, ठीक है, और बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपके। आप देख लेते हैं अपना प्रश्न नंबर नेक्स्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 9 है, और 9 नंबर क्या है कि m द्रव्यमान के एक पिंड को पृथ्वी तल से h बराबर r/4 ऊंचाई पर, अभी नीचे ले जा रहे थे, अब कहाँ ले जा रहे हैं, इसको ऊपर ले जा रहे हैं, ऊंचाई पर ले जाया जाता है। r पृथ्वी की त्रिज्या है। यदि पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण g हो तो पिंड की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो पिंड की जो स्थितिज ऊर्जा है उसमें कितनी वृद्धि होगी ये हमें बताना है। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है, जल्दी से बताइए, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर जो बी है वो एकदम करेक्ट है। इसका ऑप्शन नंबर बी कैसे होगा इसको भी आप समझ सकते हैं। ऐसे शॉर्ट में बता देता हूँ कि देखो, गुरुत्वीय ऊर्जा जो होती है, यानी कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि जो होती है वो कितनी होती है, ये होती है डेल्टा यू बराबर mgh बटे 1 प्लस h बटे RE। ये h है, h बटे RE 1 प्लस, आप हमारी पिछली वीडियो में जाकर ये सब पॉइंट समझ सकते हैं। मैंने उसमें सारी ये जितनी भी घटनाएं हैं सब कुछ मैंने वहाँ पर समझाई थी, पॉइंट टू पॉइंट समझाई थी, और ये फॉर्मूला भी मैंने वहाँ पर बताया था। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। इसी चैप्टर से संबंधित हैं, उसमें एक एक पॉइंट मैंने बहुत डिटेल में समझा रखे हैं। तो वहीं से ये सारे के सारे प्रश्न हैं और सभी प्रश्नों के फॉर्मूले भी उसमें दिए हुए हैं। तो हमने देखा कि वृद्धि कितनी होगी, डेल्टा यू बराबर mgh बटे 1 प्लस h अपॉन RE। यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके हमारे पास वो प्रश्न के अनुसार करेंगे। तो प्रश्न में क्या कह रहा है, किसकी बात कर रहा है, वो कह रहा है, देखो यहाँ पर देखो h का जो मान है वो r/4 दे रखा है। तो जहाँ भी h है, h का मान क्या रख देंगे हम, r/4 रख देंगे। तो h का मान तो हमारा इतना हो जाएगा यहाँ पर, या फिर उल्टा कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसा रख सकते हैं, देखो कि h बराबर कितना दे रखा, r/4। अब ये क्या कह रहा है कि ये बोल रहा है गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी तल पर कह रहा है, गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा, तो पृथ्वी तल पर तो त्रिज्या r ही रहेगी। जब पृथ्वी r ही रहेगी, पृथ्वी के तल पर त्रिज्या, तो उस कंडीशन में r का ही मान निकाल लेते हैं यहाँ से। तो r बराबर हो जाएगा 4h, क्लियर है। तो r का मान यहाँ पर रख देंगे, तो ये हो जाएगा डेल्टा यू बराबर mgh बटे 1 प्लस h, ऐसे ही ऊपर, और नीचे r का मान कितना रखा हमने, 4h, h से h कैंसिल, तो कितना बचा 1 प्लस 1/4। ये 4 एलसीएम ले लेंगे तो 4 एकम 4 और 1 5, 5/4। तो कितना आ गया यहाँ पर 5/4, नीचे है बटे के बटे में है, ये 5/4, 4 ऊपर पहुँच जाएगा और 5 नीचे रह जाएगा। ऊपर क्या बचा, mgh। तो ये किसका मान है, ये डेल्टा यू का मान है। और डेल्टा यू क्या है, डेल्टा यू है स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, ठीक है। तो कितनी होगी वृद्धि, 4/5 mgh। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन कौन सा है, बी, इससे मैच कर रहा है, तो यही हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है। अब देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। अब देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है हमारा, प्रश्न नंबर 10। तो ये 10 क्या है, यदि कोई उपग्रह पृथ्वी के अति निकट परिक्रमा कर रहा हो तो उसका कक्षीय वेग निर्भर करता है। तो जल्दी से बताइए, जिसका जो कक्षीय वेग है वो किस पर निर्भर करता है। मुख्यतः नंबर 1 ऑप्शन है हमारा, ए ऑप्शन, उपग्रह के द्रव्यमान पर, पृथ्वी की त्रिज्या पर, कक्षीय त्रिज्या पर, या फिर पृथ्वी के द्रव्यमान पर। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें एकदम करेक्ट होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका जो ऑप्शन होगा वो बी एकदम करेक्ट होगा, यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करता है। एक बार वो समझ लेते हैं कि यदि कोई उपग्रह पृथ्वी के अति निकट परिक्रमा कर रहा हो तो उसका कक्षीय वेग जो है वो किस पर निर्भर करेगा, पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करता है। क्यों निर्भर करता है, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है, कक्षीय वेग v0 बराबर, पिछली वाली वीडियो है जो लास्ट वीडियो है इससे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके 2 पार्ट मैंने आपको समझाए हैं, उन दोनों पार्ट को डिटेल में आप वहाँ पर समझ लेना, क्योंकि वहीं से सारे प्रश्न हैं, इन सब प्रश्नों का आंसर वहीं मिल जाएगा आपको, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न हैं सब का सोल्यूशन उसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण है और ये वाली वीडियो भी हमारी बहुत महत्वपूर्ण है। एंड तक बने रहना दोस्तों। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन दिया है उसको भी प्रेस कर दें, जिससे कि आपके पास हमारी जितनी वीडियो हैं आगे की ओर बनेंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए। तो आइए देखते हैं कि हमने समझाया था वहाँ पर कि v0 बराबर जो होता है कक्षीय वेग वो कितना होता है GRE, ठीक है, GRE। अब देखो ऐसे ही हमने पलायन वेग की बात करी थी, v = यहाँ पर समझा देते हैं, ये होता है 2GRE, ये पलायन वेग होता है। तो हम तो बात कर रहे हैं कक्षीय वेग की, तो कक्षीय वेग हमारे पास ये है। तो देखो यहाँ पर r का मान आ रहा है, तो इसका मतलब त्रिज्या, गुरुत्वीय त्वरण तो सेम रहेगा, तो यहाँ पर त्रिज्या की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो कक्षीय वेग है वो किस पर निर्भर कर रहा है, त्रिज्या पर निर्भर कर रहा है। और ये RE किसकी त्रिज्या है, पृथ्वी की, तो इसका मतलब पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करता है। समझ में आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट अपना प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। तो क्या है ये,
कि एक मिसाइल पलायन वेग से कम वेग से छोड़ी जाती है, यानी कि जो पलायन वेग है, जितना पलायन वेग कितना होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है, ये पलायन वेग होता है। तो इस वेग से कम वेग से छोड़ी जाती है, इसकी गति ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा का योग होगा। तो कैसा होगा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, शून्य होगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी है धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है, जो इसके प्रारंभिक वेग पर निर्भर करेगा। तो कौन सा इसमें बताइए ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, बिल्कुल सही, बहुत बच्चों का एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो एकदम करेक्ट होगा। कैसा, ऋणात्मक होगा, ठीक है, कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है, बिल्कुल सही। प्रश्न नंबर 12 क्या है, किसी कण का पलायन वेग वी उसके द्रव्यमान m पर किस प्रकार निर्भर करता है। वी समानुपाती है, तो जल्दी से बताइए वी किसके समानुपाती है, किस प्रकार से निर्भर करता है, तो ये हमें यहाँ पर समझाना है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा हमारा करेक्ट होगा, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए कि इसका जो ऑप्शन है वो हमारा सी एकदम करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि जो वी है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता ही नहीं है, क्योंकि वी का मान मैंने अभी आपको समझाया था, एक सूत्र लिखा था 2GRE। तो यहाँ पर हमने देखा कि द्रव्यमान पर निर्भर नहीं कर रहा, किस पर कर रहा है, पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर कर रहा है और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर कर रहा है, लेकिन द्रव्यमान का यहाँ पर मान ही नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इसलिए द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो m की घात 0 होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर समझ लेना आप कि इससे क्या स्पष्ट हो रहा है, इस वाले सूत्र से इससे स्पष्ट हो रहा है दोस्तों कि पलायन वेग का जो मान है वो केवल g और r पर ही निर्भर कर रहा है, कण के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं कर रहा है। तो इसलिए m की घात क्या है यहाँ पर 0 होगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा जो सी है वो करेक्ट होगा। अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 13। तो 13 प्रश्न क्या है कि एक मानव रहित अंतरिक्ष यान पृथ्वी के तल से एक ऐसे वेग से छोड़ा जाता है कि पृथ्वी पर लौटकर वापस न आए। तो आपको पता है कि कौन सा वेग होता है जब किसी पिंड को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं कि पृथ्वी तल पर वापस नहीं आया, तो वो होता है पलायन वेग। क्या होता है, पलायन वेग। तो इस वेग v का मान होगा m बराबर पृथ्वी का द्रव्यमान और r जो है यहाँ पर वो पृथ्वी की त्रिज्या है। तो हमें बताना है कि इस v का जो मान है वो कितना होगा। एक अब तो आप समझ गए होंगे कितना होगा, पलायन वेग होता है वो, और पलायन वेग होता है ये याद रखना कि वी इक्वल टू 2GRE, ठीक है। और हमें यहाँ पर एक चीज़ और पता है कि GRE स्क्वायर बराबर कितना होता है, GM, ठीक है, GM होता है। तो यहाँ पर ये देखें GRE का मान निकालो, और GRE ये एक RE जो इधर पहुँच जाएगा बटे में, तो ये जाएगा GM/R, ठीक है। तो अब हम ये वाला मान जो है यहाँ पर रख देंगे, इसकी जगह रख देंगे, तो VE इक्वल टू हो जाएगा वर्गमूल में ये 2 ऐसे रहेगा, तो ये हो जाएगा ऊपर GM/R, ठीक है। तो अब देखो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो रहा है, तो 2GM/R, तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम करेक्ट होगा, इससे ये मैच कर रहा है, ठीक है। अब देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 14 क्या है, ये है पृथ्वी तल पर पलायन वेग जो है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। पृथ्वी तल से एक वस्तु 22.4 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी जाती है। पृथ्वी तल से अनंत दूरी पर इसका वेग होगा। तो इसका वेग हमें बताना है अनंत दूरी पर कितना होगा। तो जल्दी से बताइए दोस्तों कितना इसका वेग होगा अनंत दूरी पर। बिल्कुल सही, इसका जो ऑप्शन है वो हमारा डी एकदम करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन है, डी, 11.2 इंटू √3 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसको सोल्व करके आप देख सकते हैं। तो इसका मैं फॉर्मूला बता देता हूं और उस फॉर्मूले में आप इस वैल्यू को रख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमारे पास है कि GME/RE, ठीक है, इससे हम निकालना है। तो इसमें हमें बहुत सारी डिटेल हमें देखनी है। तो फाइनली जो हमारे पास फॉर्मूला आएगा वो कितना आएगा निकल के, वो आएगा V² = 6GR, ठीक है। ये फॉर्मूला आएगा हमारे पास निकल के। इस फॉर्मूले में हमें क्या निकालना है, यहाँ पर V का मान हमें निकालना है। तो V का मान जब हम निकालेंगे तो ये वर्गमूल में पहुँच जाएगा और वर्गमूल में हमारे पास आ जाएगा मान 6GR, ठीक है। तो यहाँ पर हम इन सब का मान रख देंगे। तो मान कैसे रखेंगे हम, इसका मान देखो, इसको 6 को तोड़ लेंगे हम 2 भागों में, तो ये जाएगा 3 × 2GR, और जो 2GR है ये वाला जो मान होता है ये हमें पता है। तो यहाँ पर वर्गमूल ऐसे रहने देंगे इसको 3 को, और जो 2GR है ये देखो वर्गमूल में ऐसा करके लिख देंगे 2GR। और ये जो मान होता है अभी हमने समझाया था कि VE इक्वल टू होता है जो पलायन वेग होता है 2GR होता है वर्गमूल में। तो कितना आ गया √3, ठीक है, और ये हो गया VE, और VE का मान जो होता है वो कितना होता है यहाँ पर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड ये होता है। तो यहाँ पर रख देंगे हम 11.2, तो ये VE का मान तो हो गया 11.2, और ये जो वर्गमूल 3 है इसको यहाँ पर इंटू में लिख देंगे वर्गमूल 3, तो ये हो जाएगा किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो एकदम करेक्ट होगा। तो ये प्रश्न नंबर 14 था। अब देख लेते हैं अपना प्रश्न नंबर 15, और ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है। प्रश्न नंबर 15 जो है तो ये क्या है, इसको समझ लेते हैं कि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है,
क्योंकि तो चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए है यह पृथ्वी के निकट है, यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ऑप्शन नंबर सी है यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर डी है यहाँ गैस अणुओं का पलायन वेग वर्ग माध्य मूल मान से कम होता है। तो कौन सा इसमें ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, इसका जो ऑप्शन है वो डी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, कि चंद्रमा पर जो है वायुमंडल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर गैस अणुओं का जो पलायन वेग है वो वर्ग माध्य मूल मान से कम होता है। ठीक है, इसलिए वहाँ पर जो है वो कण रुक नहीं पाते हैं और जिसके कारण वहाँ पर वायुमंडल बन नहीं पाता है। ये ही इसका ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा, ये आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर जो है हमारा ये 15 था। अब देख लेते हैं अपना प्रश्न नंबर 16 यानी कि 16। समान त्रिज्या आर के दो ठोस धात्विक गोले एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं, उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल होगा। तो जल्दी से बताइए कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन हमारा एफ अनुक्रमाती आर की घात 6, और ऑप्शन नंबर बी है एफ अनुक्रमाती आर की घात 4, ऑप्शन नंबर सी है एफ अनुक्रमाती आर की घात 2, और ऑप्शन नंबर डी है एफ अनुक्रमाती 1/r की घात 2। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। बिल्कुल सही दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है वो बी हमारा करेक्ट होगा। अब ये बी जो है क्यों करेक्ट होगा इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, कि जैसे ही हमने देखा कि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल की बात करते हैं, तो ये किसका है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है F बराबर G m1m2/r²। इतना होता है, ये सब लोग जानते हैं। ठीक है, तो जब जानते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे द्रव्यमान की बात करेंगे। तो द्रव्यमान देखो समान त्रिज्या के गोले हैं, तो इसको मतलब द्रव्यमान उनकी हम क्या मानेंगे, बराबर मानेंगे। तो F बराबर जो फॉर्मूला हो जाएगा Gm²/r²। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर देखो जो m है, m का मान रखेंगे, इस m का मान यहाँ पर रख देते हैं। देखो m बराबर जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है वॉल्यूम, गोले का वॉल्यूम इंटू घनत्व के बराबर होता है। ठीक है, किसके, घनत्व के, इंटू घनत्व के बराबर होता है। अब m का मान यहाँ पर रखेंगे हम, कितना हो जाएगा, बराबर g, और ये हो जाएगा हमारे पास वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका, गोले का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r³, और घनत्व कितना होगा इसका, d होगा। तो घनत्व यहाँ पर d लिख देते हैं। घात कितनी है इसकी, पूरी टोटल 2 पावर 2/r², ये हमने इसका मान रख दिया। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करेंगे। तो सोल्व करके हमारे पास यहाँ से जो वैल्यू निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी, देखो 4 चौक 16, ये स्क्वायर लग रहा है तो 4 चौक 16, 16/3 9, यहाँ पर कैपिटल G ये हो गया हमारे पास। ठीक है, और ये पाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर पाई स्क्वायर। ठीक, अब देखो ये हो गया पाई स्क्वायर, यहाँ पर r की घात 3 है, ये 2 बाहर है, तो कितनी हो जाएगी यहाँ पर r की घात 6 हो जाएगी, 2 थी 6, और ये 2 कैंसिल कर देंगे हम, इसको इससे काट देंगे 2 घात हम, तो कितनी बचेगी, r की घात 4 बचेगी यहाँ पर। अब बचा d, और d की घात कितनी बचेगी, 2। तो हमने देखा कि f हमारे पास इतना आ गया। अब हमारे पास ऑप्शन हमने ये बताया था, तो ये ऑप्शन कैसे हुआ, देखो r की घात 4 आ रही है यहाँ पर, तो इसका मतलब f, बाकी ये सब चीज़ कांस्टेंट हो जाएगी, तो f अनुपाती r की घात 4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। दोस्तों अगला जो प्रश्न हमारा यह है प्रश्न नंबर 17। तो क्या है प्रश्न नंबर 17, एक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगा रहा है। कक्षा की अर्ध दीर्घ अक्ष ए तथा अर्ध लघु अक्ष बी ग्रह का परिक्रमण काल होगा। देखो अर्ध दीर्घ अक्ष कितनी देखी है, ए है, और लघु अक्ष कितनी देखी है, इसकी बी है, तो उसका परिक्रमण काल की बात कर रहा है ये। तो जल्दी से बताइए दोस्तों परिक्रमण काल कितना होगा। बहुत सही, अच्छा प्रश्न है, तो आपको बताना है जल्दी से। ठीक है, समझाना है कितना होगा, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है वो हमारा सी सही होगा। कौन सा होगा, सी, यानी कि t की घात 2 अनुपाती a की घात 3। तो ये आप जानते हैं कैपिटल का तीसरा नियम होता है, वो होता क्या है, किसी ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग, जो किसी भी ग्रह का आवर्तकाल का वर्ग होता है वो दीर्घ अक्ष के, जो दीर्घ अक्ष होती है उसके अर्ध, यानी कि अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होता है। तो ये अर्ध दीर्घ अक्ष है उसके घन के समानुपाती है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं अपना प्रश्न नंबर नेक्स्ट। तो प्रश्न नंबर नेक्स्ट कौन सा हमारा, ये है प्रश्न नंबर 18। तो 18 को पढ़ते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। यदि कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीयकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो उसके लिए निम्नलिखित राशि नियत रहेगी। तो उसकी राशि मतलब उसका वेग नियत रहेगा, गतिज नियत रहेगी, या रेखीय संवेग नियत रहेगा, या फिर कोणीय संवेग नियत रहेगा। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। बिल्कुल सही दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है वो डी करेक्ट होगा, और ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, ये 2-3 बार हमारा प्रीवियस परीक्षाओं में पूछा गया है। तो कौन सा होगा, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग कैसा रहेगा, नियत रहेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं अपना प्रश्न नंबर 19। तो प्रश्न नंबर 19 क्या है हमारा, ये है गुरुत्वीय जनित त्वरण का मान पृथ्वी की सतह पर GE तथा एक अन्य ग्रह की सतह पर GP है। यदि ग्रह का द्रव्यमान तथा त्रिज्या दोनों ही पृथ्वी की तुलना में कैसी हो, दुगनी हो। ध्यान से सुन लो द्वारा कि गुरुत्वीय जनित त्वरण
का मान जो है वो पृथ्वी की सतह पर जी है तथा एक अन्य ग्रह की सतह पर कितना जीपी है। यदि ग्रह का द्रव्यमान तथा त्रिज्या, जो ग्रह है ठीक है उसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी की तुलना में दोनों ही कैसे हैं, दुगने हैं। पृथ्वी उसका द्रव्यमान भी पृथ्वी के द्रव्यमान से दुगना है और त्रिज्या भी दुगनी यानी कि डबल है। तो उस कंडीशन में जो है ऑप्शन नंबर ए जी पी इक्वल टू जी के बराबर होगा, या जी बी इक्वल टू जी पी बराबर जी 1/2 जी के बराबर होगा, या फिर है जी पी इक्वल टू 2 जी ई के बराबर होगा, या फिर डी ऑप्शन है जी पी इक्वल टू जी ई बटे √2 के बराबर होगा। तो जल्दी से बताइए कौन सा मान होगा, इसमें कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। बिल्कुल सही दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है वो बी करेक्ट होगा। यहाँ पर जाहिर सी बात है, देखो मैंने अभी पीछे एक प्रश्न आया था, तो उस प्रश्न में मैंने आपको समझाया था कि जब हम पृथ्वी को सिकुड़ते हैं, यानी कि सिकुड़ने की बात आई थी, सबसे पहला प्रश्न था, याद रखना ठीक है। जब हम पृथ्वी को सिकुड़ने की बात करते हैं तो उसके तल पर अगर गुरुत्वीय त्वरण की बात करते हैं तो जी का मान जो होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। अगर पृथ्वी तल से नीचे जाते हैं तो क्या होता है, घटता है, ऊपर जाते हैं तो ठीक। अब उसी प्रकार से हम बात कर रहे हैं, ये कह रहा है कि दुगना यानी कि पृथ्वी की सिकोड़ने रहे हैं, पृथ्वी को बढ़ा रहे हैं, तो पृथ्वी से ज़्यादा बड़ा द्रव्यमान हो गया, तो ज़्यादा बड़ी त्रिज्या हो गई। तो ज़्यादा बड़ी त्रिज्या होने पर अब उसका मान क्या हो जाएगा, देखो डबल करा तो बड़ा करने पर यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या बढ़ाने पर, यानी कि उसको त्रिज्या को बढ़ाएंगे तो उस कंडीशन में जी का मान घटेगा, याद रखना। और जब हम उसको घटाएंगे त्रिज्या को तो जी का मान बढ़ेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो उससे जो ग्रह की त्रिज्या है वो कितनी है, दुगनी है, तो दुगना ही कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1/2 जी ई के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है, समझ में आ गया होगा आपके। अब देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। तो 20वां जो प्रश्न है वो है पृथ्वी की सतह के निकट किसी बिंदु पर, पृथ्वी की सतह के निकट किसी बिंदु पर जी का जो मान है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या एकदम सिकुड़ कर आधी रह जाती है। बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखना। दोबारा समझ लेते हैं कि पृथ्वी की सतह के निकट किसी बिंदु पर जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या एकदम सिकुड़ कर आधी रह जाती है, यानी कि आधी रह जाए, जबकि द्रव्यमान वही रहे, त्रिज्या आधी हो रही है, द्रव्यमान कैसा है वैसा का वैसा ही है, वही रहे, तो उसी बिंदु पर अब जी का मान होगा। तो उसी बिंदु पर जो है जी का मान कितना होगा ये हमें बताना है। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो करेक्ट होगा, ठीक है। दोबारा समझ लें कि पृथ्वी, ये कह रहा है पृथ्वी की सतह के निकट किसी बिंदु पर जी का मान, पृथ्वी की सतह के निकट किसी बिंदु की बात करें, जी का मान कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड। यदि पृथ्वी की त्रिज्या एकदम सिकुड़ कर आधी रह जाती है, यानी कि आधी रह जाती है, तो जबकि द्रव्यमान वही रहता है, तो उसी बिंदु पर, यानी कि जिस बिंदु की हम बात करते हैं वो बिंदु को नहीं हटा रहे हैं, यानी कि जो सिकुड़ी हुई पृथ्वी है, जैसे मान लिया ये पृथ्वी है, ठीक है, इसको हमने यहाँ पर हम जी का मान बात करें ए, हमने पृथ्वी को सिकोड़ कर इतना कर दिया, ठीक है। तो जी का मान तो हम यहाँ पर देख रहे हैं ना, और पृथ्वी का द्रव्यमान उतना का उतना ही है, पृथ्वी का द्रव्यमान हम नहीं घटा रहे हैं ना ही बढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि पृथ्वी के द्रव्यमान के कारण, अब जी के मान की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, उसके कारण ही जी का मान में चेंजिंग होगी। तो जी का मान, एम का मान नहीं घट रहा है और ना ही बढ़ रहा है, तो उस स्थिति में देख रहे हैं कि बिंदु भी ना ही चेंज हो रहा है, तो जी का मान वहाँ पर वैसा एज इट इज रहेगा, यानी कि वैसा का वैसा ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, कोई भी परिवर्तन उसमें नहीं होगा। इसको हम इस वाले सूत्र से भी ज्ञात कर सकते हैं, आप याद कर लेना कि जी बराबर जो होता है वो होता है जी एम ई बटे आर ई स्क्वायर, इस सूत्र से, ठीक है, यानी कि जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई बटे आर ई स्क्वायर, इस सूत्र से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी आर का मान निकाल लेना और यहाँ जी पी का मान निकाल लेना, और इसको मान को निकाल के तब उनको कंपेयर करना, और कंपेयर करके हम देखेंगे कि हमारे पास जो मान है वो फाइनली जी बराबर आ जाएगा कैपिटल जी एम बटे आर स्क्वायर, ठीक है, यानी कि स्मॉल आर लिखते हैं स्मॉल आर स्क्वायर, ये जाएगा। तो देखो इसी फॉर्मूले की तरह ही ये फॉर्मूला हमारा ऐसा ही आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, जी के मान वही रहेगा, एम जब अपरिवर्तित है तो जी भी अपरिवर्तित ही रहेगा। क्लियर है ना, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। अब देख लेते हैं अपना प्रश्न नंबर 21। तो प्रश्न नंबर जो 21 है वो क्या है, यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर इस गति से घूर्णन करने के लगे कि भूमध्य रेखा पर किसी वस्तु का भार शून्य हो जाए तो प्रत्येक दिन घंटे में लंबाई होगी। तो जल्दी से बताइए कि ये कह रहा है कि यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर इस गति से घूर्णन करने लगे कि भूमध्य रेखा पर, कहाँ पर, भूमध्य रेखा पर जो पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है, किसी वस्तु का भार शून्य हो जाए, उस रेखा पर कितना हो जाए, शून्य हो जाए, तो प्रत्येक दिन कि घंटों में जो लंबाई होगी, यानी कि कितने घंटे जो हैं वो कितने लंबे हो जाएंगे, घंटे बड़े हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, कितने समय के हो जाएंगे, ये आपको बताना है। यहाँ पर आर ई का मान है 6400 किलोमीटर और जी का मान दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है।
ऑप्शन नंबर ए है इसका 1.395 घंटा, ऑप्शन नंबर बी है 25.395 घंटा, ऑप्शन नंबर सी है 23.605 घंटा, ऑप्शन नंबर डी है 6.580 घंटा। तो इसमें बताना है आपको कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। बिल्कुल सही, इसका जो ऑप्शन है वो ए हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, कौन सा? ए। अब इसको जो है आप कैसे सोल्व करेंगे, तो इस वाले फॉर्मूले से सोल्व कर लेना। फॉर्मूला होता है हमारे पास अभिकेंद्रित त्वरण के बराबर अगर हम इसको रखेंगे तो ये होगा आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी। ठीक है, आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी। तो यहाँ से ओमेगा का मान हमारे पास हो जाएगा जी बटे आर का वर्गमूल। ठीक है, तो और टी जो बराबर होता है ये कितना होता है? ये होता है 2 पाई, हम तो समय की बात कर रहे हैं तो हमें समय निकालना है, 2 पाई बटे ओमेगा। तो यहाँ से ओमेगा का मान हम यहाँ से उठा के यहाँ रख देंगे, तो हो जाएगा 2 पाई बटे ओमेगा का मान कितना है? जी बटे आर का वर्गमूल। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें हम सारे के सारे मान रख देंगे और मान रख के इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो टी बराबर हमारे पास वैल्यू निकली आएगी, तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू पाई का मान होता है 3.14 गुणा, अब यहाँ पर वर्गमूल को देखो ऊपर ले जाते हैं, यहाँ पर जी बटे आर है तो आर ऊपर, तो यहाँ पर इंटू में आ जाएगा। तो आर क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या दे रखी है कितनी? 6400 किलोमीटर। इसको हम इस प्रकार से लिख देंगे मीटर पर सेकंड, वो मीटर में चेंज करके 6.4 गुणा 10⁻6 मीटर। ठीक है, बटे जी का मान कितना दे रखा है? 10। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, तो सोल्व करके हमारे पास जो फाइनली आंसर आएगा 1.395 इतना आ जाएगा, इतने घंटा। ठीक है, इतने घंटे आंसर आ जाएगा हमारा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो एकदम करेक्ट होगा। क्लियर है? अब देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 22 है, और प्रश्न नंबर 22 भी बहुत अच्छा प्रश्न है। एक उपग्रह एक ग्रह के चारों ओर दीर्घ वृत्तीय कक्षा में गतिमान है। ग्रह के इसकी अधिकतम व न्यूनतम दूरियां जो दे रखी हैं 1.5 गुणा 10⁻7 मीटर, 0.5 गुणा 10⁻7 मीटर हैं। यदि दूरतम बिंदु अप्रोक्स पर उपग्रह का वेग जो है 5 गुणा 10⁻3 मीटर पर सेकंड हो, तो निकटतम बिंदु यानी कि पोरिजी पर इसका वेग होगा। तो जल्दी से बताइए, निकटतम बिंदु पर इसका जो वेग है वो कितना होगा? वेग इसका कितना होगा, ये हमें समझाना है। तो ये कौन सा ऑप्शन है इसका करेक्ट, बताइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए है 1.5 गुणा 10⁻4 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर बी है 1 गुणा 10⁻3 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर सी है 1.8 गुणा 10⁻5 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर डी है 0.5 गुणा 10⁻4 मीटर पर सेकंड। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। देखो यहाँ पर एक बात समझ लेना कि उपग्रह की बात कर रहा है और ये किसी ग्रह के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति कर रहा है। तो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति कर रहा है तो इसका मतलब है कि इस प्रकार से ऐसा करके गति कर रहा है। ठीक, तो ये एक स्थिति देखो, यहाँ से अगर हम बीच में एक लाइन खींच दें ये, तो एक पॉइंट हमारे पास ये बन रहा है और एक पॉइंट हमारे पास ये बन रहा है। तो दोस्तों इस वाले पॉइंट को हम क्या कहेंगे और इस वाले पॉइंट को हम क्या कहेंगे? ठीक, तो बताइए जल्दी से। यदि हम यहाँ पर ये R1 मान लें और यहाँ पर R2 मान लें, ठीक है, ये क्या है? त्रिज्या है। अगर हम ये R1 मान लें और ये R2 मान लें, तो ये कह रहा है कि ग्रह से इसकी अधिकतम व न्यूनतम जो दूरियाँ हैं R1 और R2 ये दे रखी हैं यहाँ पर। तो इसमें जो लगाएंगे हम संवेग संरक्षण का सिद्धांत लगाएंगे, और संवेग संरक्षण का जो सिद्धांत है वो कहता है कि एप्रोजी इज इक्वल टू, या एप्रोजी का संवेग बराबर होता है पेरिजी का संवेग। मतलब जो दूरतम बिंदु होता है, दूरतम बिंदु पर जो संवेग होगा उपग्रह का वो बराबर होगा किसके? निकटतम बिंदु पर जो संवेग होगा उपग्रह का उसकी बराबर होगा। क्लियर है ना? ये दोनों बराबर होते हैं। उन दोनों को बराबर रखकर फॉर्मूले में हम इसका मान निकाल सकते हैं, और इसका जो मान आएगा वो हमारे पास दोस्तों वो आ जाएगा, इसका जो ऑप्शन है वो ए हमारा करेक्ट होगा, यानी कि 1.5 गुणा 10⁻4 मीटर पर सेकंड निकल कर आ जाएगा। क्लियर है? तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? हमारा ए करेक्ट होगा। अब देख लेते हैं अपना प्रश्न नंबर अगला। तो प्रश्न नंबर अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर है अगला 23। तो इसको समझ लेते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाला उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण बल जो है वो कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए जो है चंद्रमा के आकर्षण बल द्वारा संतुलित हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी है वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी है वहाँ शून्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी है पृथ्वी के श्यान बल द्वारा संतुलित हो जाता है। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट होगा। बिल्कुल सही दोस्तों, इसका जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा वो बी ऑप्शन करेक्ट है। ये याद रखना आप कि वृत्तीय गति के लिए आवश्यक जो अभिकेंद्र बल है, यहाँ पर जो अभिकेंद्र बल की बात कर रहे हैं, का कार्य करेगा। ठीक है, तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है यहाँ पर पृथ्वी का आकर्षण बल वो किसका काम करेगा? अभिकेंद्र बल का काम यहाँ पर करेगा। देख लेते हैं अपना प्रश्न नंबर नेक्स्ट, और ये क्या है? प्रश्न नंबर 24। 24 नंबर क्या है कि दो गिरोह की त्रिज्या क्रमशः R1 तथा R2 एवं उनके घनत्व जो है वो D1 तथा D2 है। उनकी सतहों पर गुरुत्वीय त्वरणों का अनुपात होगा। तो उनकी सतहों पर जो गुरुत्वीय त्वरण का अनुपात है वो हमें बताना है कितना होगा। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा करेक्ट होगा, यानी कि R1 D1 अनुपात R2 D1।
अब ये कैसे होगा ये आप याद रखना इसको और सोल्व कर लेना अपनी कॉपी में, ठीक है। यहाँ पर जो G1 अनुपात G2 बराबर कितना होगा, M1 बटे R1 स्क्वायर और अनुपात M2 बटे R2 स्क्वायर इसके बराबर होगा, क्योंकि जी का जो मान है वो G अपॉन RE के बराबर, R स्क्वायर के बराबर होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर वहाँ पर मान रख के और ये हम रेशियो निकाल लेंगे, कुछ मान जो है वो सेम होंगे, वो कट जाएंगे, ठीक है, उसको कैंसिल कर देना, यानी कि कैपिटल G कट जाएगा दोनों तरफ से, ये याद रखना, ठीक है। तो अब इसी से ये घनत्व की बात कर रहा है, तो घनत्व का मान यहाँ पर रख लेंगे। तो घनत्व कैसे रखेंगे, यहाँ पर द्रव्यमान, तो द्रव्यमान जो बराबर होता है वो अभी मैंने आपको बताया था वॉल्यूम के, यानी कि यहाँ पर m का जो मान है इस प्रकार से रखना, पहले वाले में M1 और इसमें M2 के हिसाब से रखना, मैं तो m का मान यहाँ पर बता रहा हूँ। तो ये होता है द्रव्यमान यानी बराबर होता है आयतन गुणा घनत्व, यानी कि 4/3, गोले की बात कर रहे हैं, घेरा है तो गोला ही है 4/3 पाई, ठीक है, पाई और कितना हो जाएगा यहाँ पर r क्यूब, ठीक है, और इंटू घनत्व d। तो जब M1 के लिए रखेंगे तो हो जाएगा 4/3 पाई R1 क्यूब इंटू D1, और M2 के लिए रखेंगे तो हो जाएगा R2 3 इंटू D2, ठीक है। ये मान जो है रख लेना और रखकर सोल्व करेंगे तो हमारे पास पहला ऑप्शन आ जाएगा, ये करेक्ट होगा, ठीक है। तो प्रश्न नंबर जो 25 है वो क्या है हमारे पास, वो है दो भिन्न द्रव्यमानों के उपग्रह एक ही कक्षा में ग्रह के चारों ओर घूम सकते हैं यदि उनके लिए नंबर 1 ऑप्शन है हमारा चाल समान हो, ऑप्शन नंबर बी है संवेग समान हो, ऑप्शन नंबर सी है गतिज ऊर्जाएं समान हो, ऑप्शन नंबर डी है वेग असमान हो। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। तो बिल्कुल सही दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है हमारा वो होगा ए, यानी कि पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। चाल कैसी होगी, समान रहेगी। दो विभिन्न द्रव्यमानों के उपग्रह जो हैं वो एक ही कक्षा में अगर ग्रह के चारों ओर घूम सकते हैं तो उनके लिए जो है चाल कैसी रहेगी, समान रहेगी। तो प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 क्या है, यदि दो उपग्रह जिनके द्रव्यमान क्रमशः M1 तथा M2, यानी कि जहाँ पर M1 जो है वो इज ग्रेटर देन M2, यानी कि M2 से बड़ा है M1 है, तथा पृथ्वी के चारों ओर उनके पथ की त्रिज्या क्रमशः R1 और कितनी है R2, और R2 जो है R1 से बड़ी है यहाँ पर हो, तो उनकी चालों के बीच निम्नलिखित संबंध होगा। तो जल्दी से बताना कौन सा संबंध होगा। ऑप्शन नंबर ए है V1 बराबर V2, ऑप्शन नंबर बी है V1 इज ग्रेटर देन V2, ऑप्शन नंबर सी है V1 इज लेस देन V2, ऑप्शन नंबर डी है V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू R1 बटे R2। तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, तो जल्दी से बताइए दोस्तों। बिल्कुल सही, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारा सी सही होगा, यानी कि V1 इज लेस देन V2। क्यों होगा ये भी समझ लीजिए कि उपग्रह के लिए जो है हमारे पास फॉर्मूला होता है mv² बटे r, ये भी केंद्र बल होगा और किसके बराबर हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर हो जाएगा, यानी कि Gm बटे r स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ से जो है हम r से ये पावर इसकी कैंसिल कर देंगे और इसी स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर v² बराबर हो जाएगा g और ये r जो है इधर पहुँच जाएगा, तो g कैपिटल M, ठीक है, ये वाला अपॉन में क्या है स्मॉल r। तो यहाँ पर देखेंगे जो v का मान है हमारे पास, v का मान किसके अनुपाती है, अगर ध्यान से देखा जाए तो ये तो वर्गमूल में हो जाएगा, तो ये √r हो जाएगा यहाँ पर, और r √r हो जाएगा, तो ये अनुपाती हो जाएगा 1/√r, ठीक है, इतना हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो v1 है हमारे पास, यहाँ पर अगर हम r1 का मान r2, यहाँ पर देखेंगे कि r1 इज ग्रेटर देन r2, अगर ये r1 इज ग्रेटर देन r2 है और ये एक दूसरे के व्यक्त अनुपाती हैं, तो इसका मतलब v1 इज लेस देन v2 के हो जाएगा। क्लियर है ना कि r1 इज ग्रेटर देन r2 के है, इस फॉर्मूले से देख रहे हैं हम, इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है। तो v1 इज लेस देन v2 के हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी है वो एकदम करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं, 27 नंबर, और ये क्या है कि पृथ्वी की सतह से एक प्रक्षेपास्त्र पलायन वेग से कम वेग से दागा जाता है, इसकी गतिज तथा स्थितिज ऊर्जाओं का योग होगा। दोबारा सुन लेते हैं कि पृथ्वी की सतह से एक प्रक्षेपास्त्र पलायन वेग से कम वेग से दागा जाता है, इसकी गतिज तथा स्थितिज ऊर्जाओं का योग होगा। धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या फिर धनात्मक अथवा ऋणात्मक, जो उसके आरंभिक वेग पर निर्भर करता है। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट होगा। बिल्कुल सही दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है वो बी करेक्ट होगा, यानी कि ऋणात्मक। तो यहाँ पर समझ लेते हैं कि पलायन से पूर्व पिंड ग्रह से, जो पलायन से पहले की बात कर रहे हैं, तो पिंड जो है वो ग्रह से बद्ध होता है, जिसके लिए संपूर्ण ऊर्जा कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा इसका, बी एकदम करेक्ट होगा। अब देख लेते हैं अपना प्रश्न नंबर 28। तो 28 नंबर क्या है, पृथ्वी पर h ऊंचाई से गिराई गई एक वस्तु t सेकंड समय में सतह तक पहुंचती है, यदि यही वस्तु चंद्रमा पर इसी ऊंचाई से गिराई जाए
तो सतह तक पहुंचने में लगा समय होगा। यहाँ पर जी एम का मान जो है 1/6 इंटू जी ई, ये हमें याद रखना है, ठीक है, इतना मान रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए है टी सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी है टी इंटू 6 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी है टी इंटू √6 सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी है टी/6 सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, जल्दी से बताइए आप। बिल्कुल सही दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है वो हमारा सी करेक्ट होगा, यानी कि टी इंटू √6 सेकेंड, ठीक है। अब ये कैसे सही होगा ये आप जान ले यहाँ पर, कि यहाँ पर जो h का मान है वो होता है 1/2 जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो 1/2 यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पर यू टी जो है क्योंकि प्रारंभिक वेग तो 0 होता है, तो 0 रख देंगे तो 1/2 जी टी स्क्वायर यहाँ पर बचेगा, ठीक। तो यहाँ से टी का मान हम निकाल सकते हैं, टी का मान यहाँ से निकाल लेना। फिर चंद्रमा का जो मान है, चंद्रमा पर जी एम का जो मान है वो दे रखा 1/6 इंटू जी, ठीक है। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का कितना है 1/6 दे रखा है चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण। अब चंद्रमा के लिए टी का मान निकालेंगे, तो जी का मान यहाँ पर चंद्रमा के लिए रखेंगे और रखने पर जो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी 6 इंटू टी। कितनी आएगी 6 इंटू टी। तो टी इंटू में है और √6 है, तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन इससे मैच कर रहा है, तो ये हमारा करेक्ट होगा। क्लियर है, इसको सोल्व कर लेना जैसे जैसे मैंने आपको समझाया है। दोस्तों प्रश्न नंबर 29 है, उपग्रह में समय मापने के लिए अंतरिक्ष यात्री को उपयोग करना चाहिए, तो किस घड़ी का उपयोग करना चाहिए। पहला है ऑप्शन लोलक घड़ी का, दूसरा ऑप्शन है स्प्रिंग युक्त घड़ी का, तीसरा ऑप्शन है लोलक या स्प्रिंग युक्त घड़ी का, और चौथा ऑप्शन जो है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट होगा। दोस्तों जो उपग्रह पर जी का मान जो होता है वो 0 होता है, और जब जी का मान 0 है तो लोलक घड़ी का तो वहाँ पर यूज होगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए कौन सा होगा, ये लोलक या ये है, तो ये आत्मा में दे रखा, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट होगा, यानी कि स्प्रिंग युक्त घड़ी का वहाँ पर अंतरिक्ष यात्री को यूज करना चाहिए, ठीक है। अब देख लेते हैं अपना प्रश्न नंबर 30। तो प्रश्न नंबर 30 क्या है, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने वाला अंतरिक्ष यान अत्यधिक गर्म हो जाता है, यानी कि जो पृथ्वी के वायुमंडल है उसमें जो प्रवेश करता है अंतरिक्ष यान वो क्या हो जाता है, अत्यधिक गर्म हो जाता है। क्यों हो जाता है ये आपको बताना है ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर ए है ऊपरी वायु के अधिक ताप से, ऑप्शन नंबर बी है ऊपरी वायु में ऑक्सीजन की अधिकता से, ऑप्शन नंबर सी है वायु के पृष्ठ तनाव के कारण, ऑप्शन नंबर डी है वायु की श्यानता के कारण। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है इसमें, तो जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है वो हमारा डी करेक्ट होगा, यानी कि वायु की श्यानता के कारण। वायु की जो श्यानता है उसके कारण जो है अंतरिक्ष यान जो हमारे वो अत्यधिक गर्म हो जाते हैं जब वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। तो आप देख लेते हैं अपना प्रश्न नंबर 31। तो 31 क्या है, ये 31 प्रश्न नंबर 31 क्या है, धूमकेतु की पूंछ सूर्य से दूर होती है, क्योंकि जो धूमकेतु है उसकी पूंछ सूर्य से दूर होती है, क्यों होती है ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए है जैसे जैसे यह सूर्य के चारों ओर घूमता है इसका कुछ द्रव्यमान अपकेंद्र बल के कारण दूर फेंक दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी है जैसे जैसे यह घूमता है तो पूंछ की दिशा में स्थित किसी अन्य तारे द्वारा इसका कुछ द्रव्यमान इसकी ओर खींच लिया जाता है। ऑप्शन नंबर ये सूर्य के विकिरण इस पर एक विकिरण दाब डालते हैं जिसके लिए इसकी पूंछ सूर्य से दूर हट जाती है। ये हमारा ऑप्शन जो है वो सी एकदम करेक्ट होगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर, लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, और यह है प्रश्न नंबर 32 और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है दोस्तों। यदि अभी तक आपने हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब के बाद में बेल आइकन दिखाई देगा उसको भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए। तो दोस्तों प्रश्न नंबर जो 32 है इसको समझ लेते हैं। दीर्घवृत्तीय कक्षा में घूमते हुए ग्रह में होता है, तो दीर्घवृत्तीय कक्षा में जो ग्रह घूमता है उसमें क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है केवल स्पर्शीय त्वरण, ऑप्शन नंबर बी है केवल अभिलंब त्वरण, ऑप्शन नंबर सी है स्पर्शी अथवा अभिलंब त्वरण दोनों, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कोई त्वरण नहीं। तो कौन सा इसमें ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा अच्छा सवाल है ये। इसका जो ऑप्शन है वो सी हमारा करेक्ट होगा, स्पर्शी तथा अभिलंब त्वरण दोनों ही उसके अंदर होंगे, यानी कि जब दीर्घवृत्तीय कक्षा में कोई ग्रह घूम रहा है तो उसके अंदर स्पर्शी त्वरण भी होगा और अभिलंब त्वरण भी होगा, दोनों के दोनों ही उसमें उपस्थित होंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो ये कमेंट बॉक्स में लिखकर आप जरूर बताना, और वीडियो को हमारी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि वीडियो को लाइक तो बनता ही है दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा खास वीडियो है ये और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मैंने आपको ये सवाल प्रोवाइड कराए हैं, पूरे चैप्टर के सब सवाल मैंने आपको बता दिए हैं, यहाँ से बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। तो दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब के पास में दिया होगा बेल आइकन उसको भी प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी जितनी भी वीडियो बनेंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए और आप उन वीडियो का लाभ उठा के सक्सेस हो जाएं, ठीक है दोस्तों। तो और अपने दोस्तों से भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवा लें, और अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।